सरकार, ये एक ऐसा शब्द है जो हम लगभग हर रोज सुनते हैं। कभी अखबार में, कभी टीवी पर, तो कभी अपनी आपसी बातचीत में। सरकार ने ये किया, सरकार को वो करना चाहिए। पर क्या हमने कभी रुककर सोचा है कि ये सरकार आखिर है क्या चीज? चलिए, आज इसी बड़े से सवाल को एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल बिल्कुल सीधा है। ये सरकार क्या है? क्या ये कोई बिल्डिंग है, या कुछ खास लोग हैं, या फिर ये सिर्फ एक आइडिया है? असल में देखा जाए तो ये इन सब का एक मिला जुला रूप है। ये एक पूरा का पूरा सिस्टम है जो किसी भी देश को चलाने के लिए बनाया जाता है। और इस पूरे सिस्टम को अच्छी तरह से समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले इसकी असली परिभाषा क्या है, फिर ये कितने लेवल्स पर काम करती है, इसके बाद हम देखेंगे कि ये किस तरह की हो सकती है, जैसे लोकतंत्र या राजतंत्र, और आखिर में कि इसे नियम बनाने की ताकत मिलती कहां से है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से। सरकार शब्द के पूछे का असली मतलब क्या है, इसकी बुनियाद क्या है। देखिए, एकदम सीधी सादी भाषा में कहें तो सरकार कुछ लोगों का एक ऐसा ग्रुप है जिसे एक देश या एक राज्य को चलाने का अधिकार दिया गया है। और इनका सबसे बड़ा काम क्या है? नियम कानून बनाना और ये पक्का करना कि सब लोग उन नियमों को माने। आप इसे किसी देश की मैनेजमेंट टीम की तरह समझ सकते हैं। पर सवाल यह है कि हमें इस मैनेजमेंट टीम की जरूरत ही क्यों है? जरा सोचिए, देश की सीमाओं की रक्षा कौन करेगा? दूसरे देशों के साथ अच्छे रिश्ते कौन बनाए रखेगा? हमारे लिए स्कूल, अस्पताल, सड़कें कौन बनवाएगा? और समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखना किसकी जिम्मेदारी है? इन सभी जरूरी कामों के लिए एक मुनज़्ज़म सिस्टम चाहिए होता है, और वही सिस्टम सरकार है। ठीक है, ये तो हो गई आम बोलचाल की बात। लेकिन जब हम कानून और संविधान की नज़र से देखते हैं तो क्या सिर्फ सरकार शब्द ही काफी है, या फिर कहानी इससे कुछ ज्यादा बड़ी है? और यहीं पे एक ज्यादा बड़ा और जरूरी शब्द आता है, राज्य, या जिसे अंग्रेजी में द स्टेट कहते हैं। भारतीय संविधान के हिसाब से राज्य का मतलब सिर्फ केंद्र सरकार नहीं होता। इसका दायरा बहुत ज्यादा बड़ा है, और इसमें शासन करने वाली हर छोटी बड़ी संस्था शामिल हो जाती है। तो फिर इस राज्य में कौन कौन आता है? देखिए, दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार और हमारी संसद से लेकर हर प्रदेश की अपनी सरकार, शहरों की नगर पालिकाएं और यहां तक कि गांव की पंचायतें भी। संविधान की नज़र में ये सभी राज्य का ही एक हिस्सा हैं, क्योंकि ये सभी अपने अपने लेवल पर शासन का काम करते हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर। भारत जैसे एक विशाल देश को सिर्फ एक जगह यानी दिल्ली से चलाना तो मुमकिन है नहीं। इसीलिए यहां पर शासन की शक्ति को एक बिल्डिंग की तरह 3 मंजिलों में बांटा गया है। ये 3 स्तर हैं: राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय। सबसे ऊपर है राष्ट्रीय या केंद्र सरकार, जो पूरे देश से जुड़े बड़े बड़े फैसले लेती है। फिर हर राज्य की अपनी सरकार होती है, जो उस राज्य के मामलों को देखती है। और सबसे आखिर में, मतलब एकदम जमीनी स्तर पर, आती है स्थानीय सरकार, यानी हमारे शहरों की नगर पालिकाएं और गांवों की पंचायतें, जिन्हें बाद में संविधान में संशोधन करके और भी मजबूत बनाया गया। और इस स्लाइड पर जो बात वाकई में दिलचस्प है, वो है कामों का ये बंटवारा। आप देखिए, राष्ट्रीय सरकार देश की रक्षा, विदेश नीति जैसे बड़े मुद्दे संभालती है। राज्य सरकार के पास पुलिस, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी जिम्मेदारियां होती हैं। और जो स्थानीय सरकार है, वो हमारी गली की सड़कें, पानी की सप्लाई और साफ सफाई जैसे काम देखती है, जो हमारी रोज की जिंदगी से सीधे तौर पर जुड़े हैं। चलिए, अब जब हम सरकार का ढांचा समझ गए हैं, तो बात करते हैं उसके ऑपरेटिंग सिस्टम की। मतलब सरकार चलती कैसे है। मोटे तौर पर देखें तो इसके 2 मॉडल बहुत पॉपुलर है। एक है लोकतंत्र और दूसरा राजतंत्र। पहले बात करते हैं लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी की। ये शब्द आया है ग्रीक भाषा से, जहां डेमोस का मतलब है लोग और क्रेटोस का मतलब है शासन। तो लोकतंत्र का सीधा सा मतलब क्या हुआ? लोगों का शासन। एक ऐसा सिस्टम जिसमें असली ताकत देश की जनता के हाथों में होती है। और यही लोकतंत्र का मूल मंत्र है, लोगों का शासन। यहां कोई राजा या रानी फैसले नहीं लेता, बल्कि देश के आम नागरिक ये तय करते हैं कि उन पर शासन कौन और कैसे करेगा। और ये स्लाइड दोनों के बीच के फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। लोकतंत्र में नेता चुनाव के जरिए आते हैं, जबकि राजतंत्र में राजा या रानी का बेटा या बेटी ही अगला शासक बनता है। लेकिन सबसे बड़ा फर्क है जवाबदेही का। एक लोकतांत्रिक सरकार को अपने हर काम का जवाब जनता को देना ही पड़ता है, जबकि एक राजा किसी को भी जवाब देने के लिए मजबूर नहीं होता। वैसे लोगों का शासन भी 2 तरह से हो सकता है। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र,
जहां हर नागरिक हर कानून पर खुद जाकर वोट करता है। ये सिर्फ स्विट्जरलैंड जैसे छोटे देशों में ही मुमकिन है। और दूसरा है प्रतिनिधि लोकतंत्र, जैसा कि भारत में है। यहां हम अपनी तरफ से फैसले लेने के लिए नेताओं को चुनकर संसद या विधानसभा में भेजते हैं। अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर कि सरकार को ये जो नियम बनाने की शक्ति मिलती है वो आखिर आती कहां से है, और क्या ये शक्ति अनलिमिटेड है, इसकी कोई सीमा नहीं है? तो सवाल यही है कि अगर लोकतंत्र में असली मालिक जनता है तो फिर सरकार को कानून बनाने का अधिकार कौन देता है? इसका जवाब एक बहुत ही ताकतवर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में छिपा हुआ है। ये अधिकार मिलता है चुनावों से, और उस चुनाव में वोट डालने के हक से, जिसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि देश का हर वयस्क नागरिक, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग या आर्थिक वर्ग का हो, उसे वोट देने का बराबर हक है। अपने इसी एक वोट के जरिए हम अपनी शक्ति सरकार को सौंपते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जब हम किसी सरकार को इतनी ज्यादा शक्ति दे देते हैं तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो मनमानी नहीं करेगी? ऐसी कौन सी चीज है जो उसे तानाशाह बनने से रोकती है? एक तरह का सेफ्टी वॉल्व क्या है? और इसका जवाब है हमारा संविधान। एक संवैधानिक सरकार वो होती है जिसकी शक्तियां असीमित नहीं होती। संविधान एक ऐसी रूल बुक है जो सरकार को भी माननी पड़ती है। ये रूल बुक साफ साफ बताती है कि सरकार क्या कर सकती है और क्या नहीं। इसीलिए ऐसी सरकार को सीमित सरकार भी कहते हैं, क्योंकि उसकी शक्ति पर संविधान की सीमाएं लगी होती हैं। तो आज हमने क्या समझा कि सरकार एक सिस्टम है जिसके 3 स्तर हैं, जो लोकतंत्र जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलती है, जिसे शक्ति हमारे वोट से मिलती है और जिसे हमारा संविधान काबू में रखता है। तो आखिर में ये सवाल हमारे लिए बचता है कि अगर इस पूरे सिस्टम की शक्ति का सोर्स भी हम हैं और इसकी सीमाओं का आधार भी हम हैं, तो इसे बेहतर बनाने में एक नागरिक के तौर पर हमारी भूमिका क्या है?